हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हमसफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, और आज का वीडियो है फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 7, और इस पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया है कि फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ बढ़ाने का एक कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप जीवन में ग्रो हो, आप आगे बढ़े, आप चमके, आप फाइनेंशियली फिट हो, फाइनेंशियली फ्रीडम जल्द से जल्द अचीव करें। क्योंकि देखा गया हमारे देश में नौजवान का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में देखा गया तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम लोग जानते हैं। जब डाटा दिया गया तो पता चला कि 6.3% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है, फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में जानते हैं। वो पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन पैसे कैसा स्पेंड। ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी सेविंग्स इकोनॉमी जाकर आज स्पेंडिंग इकोनॉमी बन गई है। हर कोई स्पेंड करते जा रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई महंगे फ़ोन ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, ये वो चीज़ों में लग्जरीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इवन छोटे बच्चों पर भी पेरेंट जो है बेहिसाब पैसा स्पेंड कर रहे हैं। वो जो भी फरमाइश करते हैं, जो भी चाहते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, उन्हें दिया जा रहा है। और ये माइंड में आ चुका है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप उन्हीं के लिए कर रहे हो, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से दीजिए। आज फाइनेंशियल एजुकेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में छोटी क्लासेस में आ चुकी है, जबकि हमारे इंडिया में कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। तो आपके बच्चों को वो जो चाहते हैं दिलाइए, लेकिन उन्हें फील कराइए कि आप उन पे क्या खर्च रहे हो, पैसे का क्या वैल्यू है, कैसे कमा रहे हो और कैसे खर्च रहे हो सके तो एक नोटबुक में उनसे ही लिखाइए कि आप एवरी मंथ उनके ऊपर कितना स्पेंड कर रहे हो। इससे उनको पैसे की वैल्यू मालूम होगी। आज हम यूथ को देख रहे हैं किधर तरफ जा रहा है। आज इंटरनेट का ज़माना है, एक क्लिक पर इंफॉर्मेशन है, हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं। हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और ठीक उसी तरह बुरी इन्फॉर्मेशन भी हमें इंटरनेट से मिलती है। रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक आया, एक डाटा पब्लिश हुआ, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स रेलवे स्टेशन पे प्रोवाइड करता है, उसका डाटा उन्होंने पब्लिश किया। उसमें बताया, उन्होंने कहा कि टोटल वर्ल्ड में हमारा नंबर है इंटरनेट कंजम्पशन में 37% कंजम्पशन हमारा इंडिया करता है। और इंडिया में ये रेलवे स्टेशन पे जो नेटवर्क दिया गया है, इंटरनेट का फैसिलिटी दी गई है, वो है जो पैसेंजर्स आते हैं, पैसेंजर्स को दुश्वारी नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो PNR नंबर मानने में, उनका टिकट देखने में, कभी उनका मील्स बुक करने में, ऐसे कुछ रिजर्वेशन देखने में, बर्थ देखने में, उसके लिए दिए गए। लेकिन रिसर्च के बाद पता चला है, सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा पॉन साइड हमारे इंडिया में कौन से स्टेशन में वॉच करते हैं बोले तो आपको सरप्राइज़ होगा। सबसे ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन
पॉन साइट्स वॉच करता है वो है सिकंदराबाद स्टेशन, दूसरे नंबर पे आता है विजयवाड़ा और तीसरे पे तिरुपति आता है। तो आज हम जिस चीज़ को यूज़ करना है उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि आज का यूथ को बहुत फाइनेंस के बारे में नॉलेज कम है। फाइनेंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, आपकी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, इसकी नॉलेज कम है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स को कैसे बचाया जाए, वो भी हमारे यूथ को आता नहीं है। और आज का टॉपिक उसी पर है। मैं आज मेरा फोकस 80C ऑफ दी यानी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ सेविंग टैक्स। टैक्स बचाने का एक सेक्शन है 80C जिसे कहते हैं। इसके अंदर कुछ डिडक्शंस परमिसिबल है, कुछ ऐसे डिडक्शन जिस फंड्स में आप इन्वेस्ट करोगे या डिपॉजिट करोगे अपना पैसा, मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। एग्जाम्पल, अगर आप पीपीएफ में करते हो, एनपीएस में करते हो, ईएलएसएस में करते हो, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करते हो, ये आपको डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आज बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या अच्छा एमबीए कॉलेज से निकलता है और उसको अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलता है, तो अराउंड 10 लाख पर एनम तो उसका एनुअल पैकेज होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसको 10 लाख पे टैक्स बनना होता है। तो ऐसे यूथ इस सेक्शन 80C का हेल्प लेके अप टू 1.5 लाख पे टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन ये 1.5 लाख ये कहाँ पर लगाना है, कौन सी चीज़ उन्हें सूट होती है, कहाँ पर उनको पैसा ज़्यादा उनका मल्टीप्लाई होता है या मैक्सिमाइज होती है वेल्थ, ये आज के टॉपिक में समझते हैं। क्योंकि एक नौजवान 20-25 साल का होता है जब उसके फर्स्ट जॉब मिलता है एक अच्छी कंपनी में, अच्छा पढ़ के जब बाहर निकलता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनता है, MBA बनता है, बिजनेस मैनेजमेंट करता है, तो ऐसे नौजवान को फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है। उसे पता नहीं होता कि कौन सी सही जगह है जहाँ पर मैं 80C का यूज़ करूँ। अब हम देखते हैं कि अब उसके हाथ में नियरली 40 इयर्स है। हम इस सीरीज़ में हमें कहाँ पर पैसा लगाया जाए, कहाँ सही हमारी टैक्स प्लानिंग हो और कहाँ पर वो टैक्स प्लानिंग से हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले, हमारा रिटायरमेंट प्लान भी सक्सेसफुल हो जाए और हमारी वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाए। तो पहले लेते हैं पीपीएफ को। कुछ कंपनीज में तो ईपीएफ होता है, जहाँ पर ईपीएफ नहीं होता, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में आप डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिस तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर एनम। वहाँ पर क्योंकि आपका लिमिट 1.5 लाख है, आप पर एनम 1.5 लाख लगाइए पीपीएफ में एट द रेट ऑफ 7.1 40 साल के लिए। आप 40 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ 40 इयर्स आपके पास कितना फंड होगा, आपके कितना पैसा जमा हो गया आपके अकाउंट में, पता है आपको? 3 करोड़। तो आपकी टैक्स बच गई 40 इयर्स के लिए, टैक्स प्लानिंग हो गई, फिर आपको रिटायरमेंट फंड मिल गया 3 करोड़। लेकिन होता क्या है पीपीएफ में, एक चीज़ है कि 15 इयर्स पे लॉक इन है उसका। तो आफ्टर 15 इयर्स पीपीएफ बोलेगा आपके पैसे जमा हो गए, मैच्योरिटी हो गई, इसकी आप ले सकते हो। आपने 15 साल में कितना डाला, 1.5 लाख इंटू 15 ईयर्स, दैट कम्स टू 22.5 लाख, और आपके जमा हो गए इंटरेस्ट के साथ 38 लाख। इस पर खुश हो जाते हैं लोग, यही गलती करते हैं। वो 38 लाख लेकर कोई कार ले लेता है, कोई कुछ बाइक ले लेता है, कोई इनिशियल पेमेंट कर देता है हाउस लोन पे, यहाँ लेकिन आपको अगर सही
फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली रियली फिट होना चाह रहे, आपको रिटायरमेंट प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, तो फर्दर 25 ईयर्स के लिए आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए पीपीएफ में, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल है और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, आपको रिस्क फ्री है बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स यू विल गेट 3 करोड़। अगर आप ईपीएफ है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में करते हो, तो उससे तो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 8.5% सालाना दी जाती है, अनाउंस की जाती है। अब आता है दूसरा फंड, जहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर आपके वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10.5% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल सकता। तो 1.5 लाख इंटू 10.5% पर एनम इंटू 40 ईयर्स, और आपका फंड हो जाएगा, आपके पास पैसा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 7.6 करोड़, यानी पीपीएफ में 3 करोड़, और अगर वही एनपीएस में लगाते हो तो दुगुना, डबल से ज़्यादा हो जाए, 7.6 करोड़। और थोड़ा कुछ अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इसके अंदर 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 40 ईयर्स, दैट कम्स टू 26 करोड़। तो देखिए, आपकी यहाँ पर टैक्स प्लानिंग भी हो गई, और वही टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख अगर सही जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आप रिटायरमेंट तक करोड़पति बन जाते हो। लेकिन अक्सर यूथ के साथ हमारे ये होता है कि उन्हें सही प्लानिंग नहीं मालूम होती। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के जैसा करते हैं। सो डोंट इन्वेस्ट और डोंट बाय इंश्योरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के लिए मत बाई करिए, इंश्योरेंस को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। इंश्योरेंस ज़रूरी है, मगर कौन सा इंश्योरेंस लेना है आपको? टर्म इंश्योरेंस, प्लेन टर्म इंश्योरेंस, जैसा कार इंश्योरेंस लेते आप। कार को एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, यानी आपका जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है वो देती है। ठीक उसी तरह टर्म इंश्योरेंस में भी आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली को मिलता है जो भी आपका सम एश्योर्ड है या इंश्योर्ड अमाउंट है। आप लीजिए अपने लाइफ के लिए 1 करोड़ की पॉलिसी लीजिए, 2 करोड़ की लीजिए। ये ज़रूरी है क्योंकि आप अर्निंग मेंबर है, आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है। अगर कल कुछ हो जाता है आपको इंश्योरेंस मस्ट है, वो लोग को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस, और टर्म इंश्योरेंस कोई एजेंट से लेना ज़रूरी नहीं है, और वहाँ पर कुछ इंश्योरेंस का भी कमीशन जाता है परसेंट। इसके लिए आप बेहतरीन रास्ता है, आप जाइए पॉलिसी बाज़ार पर, आप कंपेयर करिए, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस प्लान जो 10-15 हज़ार का सालाना आप इन्वेस्टमेंट करें टर्म प्लान में, तो आपकी अच्छी खासी पॉलिसी 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि लेकिन होता ये अक्सर है कि आप बैंक्स को जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट, वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं लोग, टीम वाले, इंश्योरेंस बेचने वाले। वो कहते हैं ये यूलिप लिंक है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, मार्केट से रिलेटेड है, वैसा है, वहाँ पर अच्छा मिलता है आपको। मैं रियल स्टोरी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ये 2011 की बात है। एक नौजवान जो नया मिला 10 लाख रुपीज़ पर एनम हाईटेक या मल्टीनेशनल कंपनी में, उसे एक बैंक में पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं उसके फंड में देखते हैं और बैंक में एवरी ईयर उसका अच्छा सा सैलरी डिपॉजिट हो रहा। अब उसको कन्विंस कर लेते हैं इस नौजवान को, कहते हैं कि आप ये पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस भी आएगा, फिर आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या इंश्योरेंस बताते हैं 2011 में एवरी ईयर जो है 5 लाख रुपीज़ आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो। 5 ईयर्स, सिर्फ 5 ईयर्स करना है आप,
50 लाख का सम एश्योर्ड आपको इंश्योर कुछ हो जाए, आपको एक बार पेमेंट, एक ही वन टाइम और 5 लाख बंदी अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली को मिलेंगे 50 लाख। और अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप 5 ईयर्स पेमेंट करना है, 5 × 5 25 लाख आप पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद 5 ईयर्स वेटिंग पीरियड है, उसके बाद एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपको मिलेंगे 50 लाख। यानी आप 25 लाख जमा कर रहे हो, 5 लाख 5 साल, और 50 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपको मिलेंगे। ये कंपनी, ये वो लोग बोले और ये खुशी खुशी ले लिया। 2021 में जब ये मैच्योर्ड हुआ, जब वो गया पेमेंट के लिए, वो सब एक्सपेक्ट कर रहा था, कितना एक्सपेक्ट कर रहा, 50 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था जैसा कि वो बताए थे, और जब जाके वो रिसीव करता है तो 33 लाख आते हैं उसको। तो ऐसा है, इसलिए आपको बहुत होशियार रहना चाहिए, बहुत ही ध्यान लेना चाहिए इस चीज़ में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। तो इस वीडियोस में मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान को सही टैक्स प्लानिंग और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पैसे को मल्टीप्लाई करने में कुछ हेल्प मिल सके। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.